बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग के शुरू के हिस्से में थोड़ा सा खबरें मेरे पास हैं, लेकिन पहले मैं कुछ तज्ज़िया आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये हालात हाज़रा पे है, और इस बात को पाकिस्तान में सबको समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। इमरान खान ने एक्चुअली जो बुनियादी चीज़ की है वो ये की है कि जितने भी पाकिस्तान के रवायती सियासतदान हैं, ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, उनको शर्म दिलाई है कि देखो जेल ऐसे भी काटी जाती है। आज नवाज शरीफ और जरदारी साहब जब अपने आप को देखते हैं तो उन्हें शर्म तो ज़रूर आती होगी कि वो एक दिन भी ऐसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा गया है। यानी ये तो कोठियों के अंदर रहते थे ना, इनकी तो मुलाकातें ही ख़त्म नहीं होती थी। दर्जनों के हिसाब से रोज़ाना मुलाकातें करते थे, और जेल से मुतसल अलग जो पूरे एरियाज़ बने हुए होते हैं VVIPs किस्म के, वहाँ पर ये रहते थे। दिन रात इनका अमला इनके पास रहता था, खिदमतगार इनके पास मौजूद रहते थे। हालांकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक सख्त जेल काटी, लेकिन उनकी भी मुलाकातें नहीं रोकी गई, फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें होती रहीं। ये पहली मरतबा हो रहा है कि एक लीडर को उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता, बच्चों से बात ही नहीं करने दी जाती, हर तरह की सहूलतें उससे छीन ली गई हैं, उसको तन्हाई के अंदर रख दिया जाता है, बाज़ औक़ात कई कई दिन के लिए उसको उसके सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस किस्म का रवैया आज तक कभी भी किसी साबिक वज़ीर आज़म के साथ या किसी लीडर के साथ हुआ नहीं है, जो इमरान खान साहब के साथ या उनके ख़ानदान के साथ गुज़िश्ता 3 साल से हो रहा है। बहनों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया, बीवी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। यानी बहुत बदतरीन हालात में भी याया खान ने उसकी बीवी को नहीं पकड़ा था, शेख मुजीब की। इसी तरह जो ज़िया उल हक था उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीवी और बेटी को नहीं पकड़ा था। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की बीवी को गिरफ्तार नहीं किया था। लेकिन आज इमरान खान साहब की अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया, उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया जाता है, और बार बार गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये काम उल्टा हो रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रही। इस फौलादी आसाब वाले आदमी ने सबके आसाब शल कर दिए, ये आपको मानना पड़ेगा। हालात इस वक्त ये हैं कि एक एटमी मुल्क का आर्मी चीफ या उसका वज़ीर आज़म जब भी तकरीर करता है वो सोशल मीडिया का रोना रोए बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। ये एक एटमी मुल्क है, 7 लाख की फौज है, एक वज़ीर आज़म है, 25 करोड़ का मुल्क है, और वो कोई एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते। जिन एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने सारी दुनिया को शिकस्त दी है, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम नौजवानों ने चकरा कर रख दिया है। हालात ये पैदा हो गए हैं। इमरान खान अगर टूट जाता ना तो ये सारे लोग भी टूट जाते, ये पक्की बात है। क्योंकि इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टूटने नहीं दिया, तो वो दूसरों के लिए भी हौसले का और सब्र का बाइस बन गया है। इमरान खान एक जरिया बन गया जिससे लोग एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं टूटा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे वर्कर पैदा क्यों नहीं होते जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पैदा हो गए। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत ने पीपल्स पार्टी को बहुत सारे ऐसे वर्कर दे दिए थे जो बड़े लंबे अरसे तक पीपल्स पार्टी के काम आए। क्योंकि भुट्टो टूटा नहीं ना, उसने कहा जी फांसी दे दो, ठीक है फांसी होगी उसकी। बेशक भुट्टो का माजी बहुत खराब होगा, लेकिन अल्टीमेटली भुट्टो ने फांसी कबूल की, डील नहीं की ज़िया उल हक के साथ। तो जब भुट्टो को फांसी हो गई तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को, वो डट गया था, बहुत सारे लीडर्स मिल गए, उनकी बुनियाद पर उन्होंने काफी लंबा चला। लेकिन जरदारियों ने आगे तबाह कर दिए वो लीडर्स, वो सारी पौधी उड़ा दी, वो सारी सियासत ही खत्म कर दी जो नजरियाती थी। अब इमरान खान डट गया है, ये काम जरदारी से भी नहीं हुआ और ये काम नवाज शरीफ से भी नहीं हुआ, लिहाजा इनके पास वर्कर पैदा ही नहीं हो पा रहे, इनके पास वर्कर्स बन ही नहीं पा रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इतने मजबूत हैं, और उनकी मजबूती की वाहिद वजह इमरान खान साहब का है कि वो एक आनी आसाब का मालिक है, फौलादी आसाब वाला है, और वो डटकर खड़ा हो गया। ये सिलसिला, मैं आपको एक बात बताऊं, बढ़ता जाएगा। लोग मुतनफर होते जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे। जैसे लोगों को 8 फरवरी 2024 को एक मौका मिला था और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को चारों शाने चित कर दिया था। देखिए, खेल भी वही पुराना है, खिलाड़ी और तमाशाई भी वही है, मैदान भी वही है, लेकिन इस मर्तबा मैदान में एक असली खिलाड़ी उतरा है, एक शेर का बच्चा, जिसने मैदान में खेल का पांसा ही पलट दिया है। बेईमानी और फ्रॉड से जीतने वालों का इमरान खान ने नकाब नोच दिया है। वो जीत नहीं रहा, वो जीत चुका है, बस उसकी जीत का ऐलान होना बाकी है। पूरा मैदान जानता है, एक एक तमाशाई जानता है, अंपायर भी जानते हैं, मुखालिफ टीम भी जानती है, और 25 करोड़ पाकिस्तानी भी जानते हैं कि ये जीत चुका है। उसकी जीत जो है वो दीवार के ऊपर लिखी हुई है, जैसे तुम सारे मिलकर भी अब नहीं मिटा सकते। अब सारे के सारे लोग जो हैं वो दिल थाम कर उसकी जीत के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक आप उसकी जीत का ऐलान नहीं करेंगे, या जब तक उसकी जीत का ऐलान हो नहीं जाएगा, आप इस खेल को या इस निजाम को आगे नहीं बढ़ा सकते। चाहे आप इकोनॉमी को ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, तबाह कर दें, ठीक कर दें, दहशतगर्दी ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, मुल्क का कुछ भी हो जाए, ये निजाम नहीं चलने वाला जब तक कि इमरान खान साहब की जीत की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। चाहे उनकी पिछली जीत की अनाउंसमेंट हो या उन्हें दोबारा मौका दिया जाए कि वो एक फेयर गेम खेल के जीत ले। अगर नहीं समझ आ रही मेरी बात की तो फिर जो मर्जी करके देख लें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम साहब हैं, इन्हें मिलिट्री कोर्ट में ले जाया गया, वहां इनको सजा दी गई, और उन्होंने कोट लखपत जेल से एक खत लिखा है। इस खत से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
नजरियाती तौर पे कहां खड़ी है। इनकी दामाद है फायदा मुराद साहिबा, उन्होंने इसको जो है वो ट्वीट किया है कि मेरे ससुर ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम का कोट लखपत जेल से खत आया है, जहां वो एक गैर आईनी और गैर कानूनी फौजी अदालत के फैसले के बाद 6 साल की सख्त कैद काट रहे हैं। उम्र के इस हिस्से में भी वो जबर और जुल्म के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बने हैं या सीना सपर हैं। अच्छा जी, अब उन्होंने बताया जी कि उन्होंने क्या कहा, जरा मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूं। शुरू में उन्होंने एक शेर पढ़ा और बड़ा जज्बाती किस्म का शेर है जो उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जावेद अकरम हाई सिक्योरिटी बैरक कोट लखपत जेल लाहौर, मेरे अजीज दोस्तों, लंदन प्लान के तहत फार्म 47 के जरिए जिस तरह मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, इससे मुल्क में कभी इस्तेकाम नहीं आ सकता। पीटीआई का मैंडेट वापस किया जाए ताकि मुल्क के मसाइल और बहरानों का खात्मा किया जाए। अवाम में बढ़ती हुई मायूसी इनकलाब का पेश खैमा है। बलूचिस्तान में लगी आग को बुझाना मौजूदा मफाद परस्त हुक्मरानों और उनके लाने वालों के बस की बात नहीं है। इमरान खान के विजन और बयानिए की मुल्क भर और बैरून मुल्क बड़ी वादे तायीद से मौजूदा हुक्मरानों को लाने वालों को पैगाम दिया जा रहा है कि कौम जाली हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इमरान खान का साथ देने पर मुझे बेहद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कई इदारों ने कैद तन्हाई में रखकर मजबूर किया कि पीटीआई का साथ छोड़ दूं, लेकिन अल्लाह ताला के करम से ये कदम ना डगमगाए। मेरा वजन तो बहुत कम हुआ, लेकिन मेरी रूहानियत बहुत मुस्तहकम हुई। जेल में 5 बीमारियों के साथ खुफिया इदारों के हुक्म पर इलाज और दवाइयां भी बंद हैं। मेरा ईमान और इरादा अल्लाह ताला के करम से इतना मजबूत है जितना आसमान। मुझे फख्र है कि मैं और मेरे साथी इमरान खान के साथ डटकर खड़े हैं। मेरा और मेरे लीडर का टारगेट जो है वो अमेरिका और बेल्जियम में जायदादें बनाना नहीं है, बल्कि रियासत मदीना हमारा टारगेट है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान जेल से बाहर होगा, हमारा रोल मॉडल रियासत मदीना होगा। इस धरती पर नया पाकिस्तान बनेगा। आपकी दुआओं और अल्लाह ताला के करम का तालिब ब्रिगेडियर रिटायर जावेद इकबाल। अब आप ये देखें कि लोग कैसे डटकर खड़े हैं। आमिर मुगल साहब की आप मिसाल ले लेना, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, इंतहाई अफसोसनाक बात है। थोड़े अरसे पहले आर्मी चीफ की वालिदा का भी इंतकाल हुआ था। हम सब ने अफसोस का इजहार किया था, इस आमिर मुगल ने भी किया था। हम सबको इस बात का एहसास था कि जब किसी की मां फौत हो जाए तो बड़ा दुख होता है। आज आमिर मुगल की मां फौत हुई और उसको जवाब कैसे दिया गया, यानी कोई हमदर्दी नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है इस मुल्क में। उसको अपनी वालिदा को दफनाने का मौका तक नहीं दिया गया। आमिर मुगल को खुद भी वो कैंसर का पेशेंट है और सख्त तरीन हालात के अंदर उसने झुकने से इनकार किया। बस यही उसका कसूर है, वो मानता नहीं है, सरेंडर नहीं करता। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि उन्होंने आमिर मुगल को बहुत बड़ी सजा दी, उसे नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दी, तो मैं आपको ये बता दूं कि आमिर मुगल ने बाकायदा अपनी वालिदा की नमाज जनाजा पढ़ी है। उसके बाद जब कब्रिस्तान में नमाज जनाजा पढ़ी गई और वहां पे सारे लोग इकट्ठे हुए, तो 50 के करीब सादा कपड़ों में लोग वहां पे मौजूद थे जो उसको अगवा करना चाहते थे। पुलिस आए ना अगर गिरफ्तार करना है तो एक्चुअली तो ये अगवा करते हैं इस तरह के लोगों को जो इनके लिए दर्द सर बन जाते हैं। कत्ल के मुकदमा डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, हर चीज का मुकदमा आमिर मुगल के ऊपर डाला, लेकिन उसने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। ये वो एनर्जी है जो इमरान खान ने इन सारों को दी है। अब आमिर मुगल को दीवार के साथ लगाया हुआ है और वो एक एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर है। ऐसे लोग असासा होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, क्योंकि पॉलिटिक्स आगे जाएगी, जमहूरियत आगे जाएगी, तभी पाकिस्तान आगे जाएगा। डिक्टेटरशिप के साथ या बूट के साथ या डंडे के साथ तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। नवाज शरीफ कहते हैं जी मुझे मेरे वालिद का जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, उन्हें बहुत तकलीफ है इन बातों की। तो आज कितने ही लोग हैं जिनको उनकी माओं का, उनके बापों का नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, और ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब आपके दौर में हो रहा है। कल को आप ये कह के बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। देखिए, हमें एक चीज का जो है वो तायुन करना पड़ेगा कि क्या वाकई हम सारे आजाद हैं या पाकिस्तान आजाद हो गया है। अगर तो पाकिस्तान आजाद है और हम सारे आजाद हैं तो हमें उतनी आजादी होनी चाहिए जितनी के एस्टेब्लिशमेंट को है, जितनी के उनके टाउट्स को है कि जो दिल में आता है वो कह देते हैं और कोई हिसाब किताब ही नहीं, कोई कानून ही नहीं लगता। हमें भी वैसी आजादी होनी चाहिए। और अगर हमारे लिए इक्वल राइट्स और इक्वल आजादी नहीं है पाकिस्तान में, अगर मारिंग बलोच को, मंजूर पश्तीन को आजादी नहीं है, अगर इमरान खान को और आलिया हमजा को आजादी नहीं है, अगर यास्मीन राशिद और इजाज चौधरी के लिए आजादी नहीं है, बेशुमार और लोग हैं इस मुल्क के अंदर, अगर उन सबके लिए आजादी नहीं है, अगर अली वजीर के लिए भी इस मुल्क में आजादी नहीं है, अगर इस मुल्क में अरशद शरीफ के लिए भी आजादी नहीं थी, हमारे लिए अगर इस मुल्क में आजादी नहीं है, तो फिर हम आजादी के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हम आजादी के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे रब ने हमें आजाद पैदा किया और हम आखिरी वक्त तक आजादी के लिए कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आलिया हमजा साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस मुल्क में इस वक्त के हालात हैं। और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया आलिया हमजा साहबा को, तो उस वक्त वहां पे बहुत बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद थे। आलिया हमजा साहबा का वो दिफा कर रहे थे, लेकिन आलिया हमजा साहबा ने कारकुनों को कहा कि आप पुरअमन रहें, और पुलिस से कहा कि मैं 10 मिनट सिर्फ कारकुनों से बात कर लूं पुरअमन तरीके से, फिर मैं यहां से चली जाऊंगी, आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ का कन्वेंशन हुआ, पुलिस ने आलिया हमजा को गिरफ्तार कर लिया। कन्वेंशन में शरीक 6 नौजवान भी गिरफ्तार हुए हैं। हम यहाँ पुरअमन तौर पर जमा हुए हैं और मैंने 10 मिनट बात करनी है। गिरफ्तारी से पहले आलिया हमजा ने पुलिस अफसरान से यह मुकालमा किया था। कारकुन मजामत कर रहे थे, आलिया हमजा ने मना किया कि हम पुरअमन लोग हैं, और वहां पे गिरफ्तारी दी। कारकुनों की तादाद पुलिस से ज्यादा थी।
फिर भी गिरफ्तारी दी। औरतों से डरते हो? कितने बुज़दिल लोग हैं कि एक औरत खड़ी होकर अगर तकरीर कर रही है तो उससे इतना डरते हैं कि इसको गिरफ्तार कर लो वरना ये पता नहीं हमारे साम्राज्य को हिला देगी। आप अंदाजा करें ये हुकूमत और इस हुकूमत को लाने वाले लोग कितने कमजोर हैं कि एक औरत की तकरीर से या उसके एक छोटे मोटे कन्वेंशन से ये डर जाते हैं, उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी से डर जाते हैं। ये इतने बुज़दिल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा देख के इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। ये कहते हैं हमें इनका झंडा नजर ना आए पीटीआई का। ये इतने कमजोर है कि इमरान खान साहब का नाम सुन के या उसकी तस्वीर देखकर इनके ऊपर कपकपी तारी हो जाती है। ये चलने ही नहीं देते टीवी के ऊपर, और जो नाम लेता है उसका प्रोग्राम बंद कर देते हैं। बेशुमार लोगों के किए प्रोग्राम बंद कर दिए इन्होंने, लोग काम ही नहीं कर पा रहे टीवी चैनल्स के ऊपर। तो आलिया हमजा साहिबा को गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन 10 दफा भी गिरफ्तार करेंगे, आलिया हमजा साहिबा ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, वो दोबारा निकलेगी, उसी तरह खड़ी हो जाएगी। क्योंकि मैं आलिया हमजा साहिबा से बात कर रहा था एक दिन, तो उन्होंने कहा इक़्तिदार तो बहुत दूर चला गया, अब तो इक़्तिदार की ख्वाहिश ही नहीं है, अब ख्वाहिश है कि हमें अपना मुल्क ठीक करना है। तो जब एक पॉलिटिकल कारकुन यहां तक पहुंच जाता है ना, तो ये पॉलिटिक्स की मेराज होती है। जब पॉलिटिकल कारकुन ये कह रहा होता है कि मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए, मैं ये मुल्क ठीक करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो ये लड़ाई आपसे लड़ी नहीं जानी। अल्टीमेटली बेड़ा ही कौन है आपका, जो मर्जी आप कर दें। अब बिलावल की हरकतें चेक करें जनाब। बिलावल पीपल्स पार्टी का तो सिंध में जनादी निकल गया ना। ये आप देखें, मुझे एक वीडियो मिली, जबरदस्त है। अहमद हसन बबक साहब ने इसको जो है वो पोस्ट किया, दीगर कुछ लोगों ने भी किया। बिलावल साहब तकरीर कर रहे हैं और वहां पे नगमे शगमे चल रहे हैं और पीपल्स पार्टी का जलसा खाली है। ये हालात हैं। हैदराबाद में बिलावल ने तकरीर की है और उधर जनाब पंडाल तकरीबन खाली है और चक्कर ही कोई नहीं। बिलावल ने बड़ी जज्बाती तकरीर की, जी लोग मेरे साथ हैं, लोग ये हैं, लोग वो हैं। धांधली से जीते हैं अभी ये इलेक्शन। सारी कंपेन देखी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तगड़ी थी। पीपल्स पार्टी को लोग मुंह नहीं लगा रहे थे। 1.5 लाख वोट इन्होंने कैसे ले लिया वहां पे, सवाल ही पैदा नहीं होता इनको वहां पे 1.5 लाख वोट मिल जाए। ये धांधली है। और बहुत सारे लोगों को कह रहे हैं कि जनाब आप इसके हक में ट्वीट करें, आप इसके हक में बयान दें, लेकिन धांधली के साथ आखिर कब तक? कभी तो इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होगा और ये कौम उल्टा कर रख देगी, सारा का सारा तख्ता उलट देगी जरदारी खानदान का। ये नजर आ रहा है, दीवार पे लिखा हुआ है। अब नाज़रीन मामला ये है कि बिलावल ने फिर से धमकी दी कि कैनाल के मामले पर शहबाज हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दी है। हालांकि खुद हुकूमत का हिस्सा है, खुद हुकूमत बनाने वाला, हुकूमत का बेनिफिशरी है। उन्होंने कहा जी कि पानी की तकसीम का मसला वफाक को खतरे में डाल सकता है। वफाक कैनाल्स में जो सूबे को वापस ले, जो मनसूबा उसको वापस ले कैनाल्स का, वरना पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत से निकलेगी तो हुकूमत गिर जाएगी। और इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं दे रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस, कि अगर पीपल्स पार्टी ने किसी वक्त हुकूमत को छोड़ा तो फिर वो मखसूस नशिस्तें नून लीग को दे के, फजल रहमान को साथ मिला के, कुछ थोड़ा इधर उधर से बंदोबस्त करके, कोई एक आधा छोटा मोटा फॉरवर्ड ब्लॉक बना के पीटीआई में, तो वो हुकूमत को बचाने की कोशिश करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट के बाद ये फार्मूला भी है, तो इसलिए वो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं होते। लेकिन बिलावल की मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई आपके वालिद ने हुक्म दिया कि नहरें बनाओ, जुलाई के मिनट्स मौजूद है उनकी मीटिंग के। मेरे ख्याल में बिलावल साहब को यहां से गुत्ती से पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनके सामने रखना चाहिए, बिल्कुल आंखों के करीब, वो मिनट्स जो इनके वालिद ने मीटिंग की थी, और बार बार पढ़ाने चाहिए। और इतनी दफा पढ़ाने चाहिए कि इसको जब तक जुबानी याद ना आ जाए इसकी गुत्ती नहीं छोड़नी चाहिए। जब इसको जुबानी याद हो जाए तो फिर से सुनने चाहिए 10 दफा, और फिर से पूछना चाहिए कि भाई बताओ कोई दिमाग काम कर रहा है? ये आपके वालिद ने हुक्म दिया कि 6 नहरें बनाओ जाके, और जल्दी जल्दी बनाओ जाके, और उसके जो पुश्ते हैं ना वो पक्के करके बनाना ताकि पानी इधर उधर लीक ना हो जाए। ये जरदारी साहब का ऑर्डर है, जरदारी साहब ने कहा हुआ है, जरदारी साहब ने अप्रूवल दी हुई है। और एस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ है कि वो सिंध के अंदर जाके नहरें निकालना शुरू कर दे पीपल्स पार्टी से पूछे बगैर। उन्हें पता था कि बाद में यहाँ पे ये सारा रुला पड़ जाएगा। उन्हें तो पानी चाहिए ना, डेजर्ट में लेके जाना है, उन्होंने अपनी वो खेती बाड़ी करनी है, क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट ये वाला काम भी कर रही है SIFC के जरिए से कि खेती बाड़ी भी हम करेंगे। तो वो जो खेती बाड़ी करने के लिए गए हैं उनको पानी तो चाहिए था, तो पानी के लिए उन्हें पता था कि सिंध के दरिया से हमने निकालना है पानी, लेकिन अगर निकालेंगे तो पीपल्स पार्टी रोला डालेगी। सबसे पहले उन्होंने जरदारी को राजी किया, और जरदारी साहब ने बकायदा मिनट्स मौजूद हैं, बकायदा उनके ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर से स्टेटमेंट जारी हुए हैं, बकायदा पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर इसके ऊपर खबरनामा चलाए, टिकर चले हैं। बिलावल को वो चीजें पढ़ाएं और पढ़ा के अच्छी तरह जुबानी याद दिलाएं ताकि इसकी याददाश्त वापस आए। भाई शिकवा करना है तो जाके अपने वालिद से करें, इधर उधर क्यों शिकवा करते हैं? लोगों को बेवकूफ बनाते हैं आप, और लोग अब बेवकूफ नहीं बनेंगे, वो टाइम चला गया। ज़हीम लगारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन उससे पहले उमर अयूब साहब की अब सीट छीनने की तैयारी हो गई है, क्योंकि देखिए कुछ लोग इस वक्त ज़ेर अताब हैं। मैं आपको बता देता हूं, एक तो सलमान अकरम राजा साहब ज़ेर अताब हैं, एक उमर अयूब साहब ज़ेर अताब हैं, जिनको खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। अलीमा खान साहिबा, इनको टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है खास तौर पर। और शहबाज गिल साहब, इनको भी टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त तोपों का रुख इन लोगों की तरफ है, और उसकी वजह यह है कि फिलहाल इनमें से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। कल का तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल इनमें से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। सलमान अकरम राजा साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट है शुरू से, और इसीलिए उनको कौमी असम्बली में भी नहीं आने दिया गया। उनके मुकाबले में एक अजीबोगरीब शख्स को जितवा दिया गया जिसका बनता ही था जीतना, अगर उसे वोट ही नहीं पड़े और वो जीत के वहाँ पहुँच भी गया, और अब मामला भी लटकाया हुआ है। तो सलमान अकरम राजा साहब का तो मामला समझ आता है, उमर अयूब साहब का भी समझ आता है कि उनके साथ ये क्यों किया जा रहा है।
शहबाज गिल साहब का भी समझ आता है कि शहबाज गिल साहब इस वक्त बहुत खुटकते हैं और वो जितना खुल के तनकीद करते हैं और चीज़ें आजकल कर रहे हैं, तो ये उनके ऊपर आना ही था सारा बैकलैश। उनके भाई को भी उठा लिया गया पहले इससे, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल भी किया गया, बार बार उनको धमकियां पहुंचाई जाती हैं। उन्होंने बल्कि दावा किया शहबाज गिल साहब ने कि उन्हें ये पैगाम दिया गया है आपको फारिग करवा देंगे पीटीआई के अंदर से। अच्छा, वो ये कहते हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम आपको पीटीआई में से फारिग करवा देंगे। अब मैं हैरान हूं कि पीटीआई के अंदर से बंदे फारिग करवाने का काम भी एस्टेब्लिशमेंट करती है। यानी ये इतना कंट्रोल है उनका पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के ऊपर, ये बड़ा अजीब दावा है। बहरहाल इनके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया शहबाज गिल साहब के ऊपर कि जनाब ये पार्टी की बातें लीक करते हैं। हालांकि जनवरी के बाद से लेकर अब तक ये मेरे ख्याल में सियासी कमेटी में भी नहीं है, इन्होंने खुद ही अपने आप को अलग कर दिया था जब तनकीद हो रही थी तो। लेकिन उसके बाद आज भी खबरें निकलती हैं। यानी मैं अच्छी तरह जानता हूं, जब मैं चाहता हूं जो खबर चाहता हूं ले लेता हूं। मीटिंग होती है, उसके बाद आप राब्ता कर लें, आप ले लें खबर। सिद्दीक जान साहब ले लेते हैं और दोस्त ले लेते हैं, हम 5-6 दोस्त हैं, हम में से कोई एक आधा ले लेते हैं और आपस में हम शेयर कर लेते हैं कि जनाब आज अंदर ये हुआ, जेल के अंदर से ये हुआ, यहां से ये हुआ, यहां से ये हुआ, सारी खबर हम निकाल लेते हैं और तस्दीक भी कर लेते हैं अपने अपने तौर पर, अपने अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर भी कर लेते हैं आपस में ताकि तस्दीक हो जाए। तो शहबाज गिल से तो अगर वो मेरा भी ताल्लुक है उनसे, लेकिन मैंने कभी उनसे ऐसा 1-2 दफा के अलावा कभी कोई खबर ली नहीं और तस्दीक करने के लिए कोई बात मैंने उनसे पूछी कि ये हुआ या नहीं हुआ। तो 1-2 दफा तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि जी हम लोग ऑन ओथ हैं, तो यहाँ पे हमें मना है कि हम कोई चीज़ बाहर नहीं बता सकते, मैं मीटिंग में था लेकिन मैं कोई खबर दे नहीं सकता। ये शहबाज गिल ने एक दफ़ा मुझे, 2 दफ़ा नहीं, एक दफ़ा मुझे उन्होंने ये कहा था कि हम अभी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपस में तय की है बात, हमने ये भी तय किया कि हमने मीडिया में भी लीक नहीं करना, हमारी कोई स्ट्रेटेजी है, तो मैं आपको नहीं बता सकता। बहरहाल ये टोपों का रुख हो रहा है। अलीमा खान तो इसलिए ना कि वो इमरान खान की बहन है और वो कंप्रोमाइज़ करती नहीं है और उनकी कैपेसिटी है, वो बाहर आती है और खुलकर बात करती है, तो अलीमा खान के ऊपर भी तोपों का रुख है। उमर अयूब साहब के साथ अब ये किया जा रहा है कि उनको कोशिश कर रहे हैं कि फारग हो जाए एमएनए की सीट से, ताकि वो अपोजिशन लीडर ही ना रहे, क्योंकि इन्हें चाहिए एक नरम किस्म का अपोजिशन लीडर। तो नरम अपोजिशन लीडर के लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि जी उमर अयूब को फारिग कर दिया जाए। और हरीपुर इलेक्शन धांधली केस में इसको खोला गया, उमर अयूब साहब ने इसके ऊपर एक हुक्म इम्तनाई लिया हुआ था, लेकिन अब उनसे सीट छीनने की कोशिश की जा रही है। अब कोई बताया कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इमरान खान की, हरीपुर से इलेक्शन हारेगा इमरान खान या उमर अयूब वहाँ से इलेक्शन हारेगा? वो जब पॉपुलैरिटी नहीं थी तब भी वहाँ से इलेक्शन जीत जाता था, अब वो वहाँ से इलेक्शन हारेगा। तोती बोलता है इमरान खान का वहाँ पे, वहाँ नवाज शरीफ 7 वाले हल्के में इलेक्शन हार गया मानसेरा में, तो या उमर अयूब हारेगा? ये तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक खेल है जो खेला जा रहा है और उमर अयूब साहब को डराया जा रहा है कि कंप्रोमाइज़ कर लें, अदरवाइज फिर तैयार हो जाएं, आपसे हम आपकी सीट छीन लेंगे। तो नाज़रीन, एक तो ये, और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि ज़हीम लगारी साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने आर्मी चीफ का जो तहकीक वाला बयान है ना, उसके ऊपर सबसे अच्छा जवाब ज़हीम लगारी साहब ने दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि ईमान वालों, तहकीक कर दिया करो, जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए, कुरान की आयत सुनाई, हालांकि गलत सूरत का नाम लिया मुबैना तौर पर उन्होंने, लेकिन बड़ी तनकीद हो रही है आर्मी चीफ साहब पे। लेकिन ज़हीम लगारी साहब ने क्या कहा, ये जवाब बड़ा क्लास का है। उन्होंने कहा जी, जब हम खबर की तस्दीक करते हैं, 7 फोटो लगी हुई है, वो बैठे हुए हैं वो ग्रीन वाली सड़क के ऊपर, जो उन्होंने बताया कि करप्शन हो गई है, बेड़े ही गर्क हो गए, ये जनाब बहुत सब स्टैंडर्ड काम हुआ है और ये पैसा कौम का ज़ाया हो गया, और ये मरियम नवाज ने किया। तो उन्होंने कहा जब हम खबर की तस्दीक करते हैं तो ईमान वाले हमें उठाकर गायब कर देते हैं। बस इतना बताना था, बहुत शुक्रिया। 1 हफ्ता इनको रखा है, 8 दिन ISI ने अपने पास कि मरियम नवाज पे तुमने तनकीद क्यों की, और जब ये छूट कर आया 4 दिन बाद 15 मिनट की बारिश हुई, वो सारी सड़क बह गई। वो जो स्कैंडल इन्होंने उठाया था वो सच साबित हो गया। अल्लाह ताला की ऐसी मार पड़ी है एस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी। तो ज़हीम लगारी साहब ने कमाल जवाब दिया है आर्मी चीफ साहब की बात का। और नाज़रीन, वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है उसके ताबूत में इन्होंने कीलें ठोकना शुरू कर दी हैं। बड़ी मजे की खबर है ये, खबर मैं आपको बताता हूँ। 2 छोटी छोटी खबरें हैं, दोनों मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 ये है कि वोट को इज्जत दो के ताबूत में आखिरी कील, ये माजिद निज़ामी साहब बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की इतला के लिए अर्ज है कि आपके मुताबिक इमरान खान हुकूमत में मरियम नवाज को स्मैश करने की धमकी देने वाले ISI के मेजर जनरल इरफान मलिक आजकल DG मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट हैं। क्या ओहदा दिया उनको है? मरियम नवाज को स्मैश करना था। उस वक्त बयानिया नूरा कुश्ती एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इनकी चल रही थी, बीच में सारे रले हुए मिले हुए हैं। हाल ही में उन्होंने मरियम नवाज के सूबे के चीफ सेक्रेटरी, ख्वाजा आसिफ की वजारत के सेक्रेटरी और नून लीगी MNA दानियाल चौधरी, मलक इब्रार की हमराही में रावलपिंडी की तामीर और तरक्की के मंसूबे को मुकम्मल करके उसका इफ्तिताह किया है। कमाल नहीं हो गया? वैसे जो इनको स्मैश कर रहे थे वो सारी नूरा कुश्ती थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी, और ये लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। एक बड़ी खबर ये है कि नवीद कमर साहब जो हुकूमत का हिस्सा है, उन्होंने शहबाज शरीफ का पोल खोल दिया। उन्होंने कहा पेट्रोल की कीमतों में कमी का पैसा बलूचिस्तान का सिर्फ नाम लिया जा रहा है कि वहां पर हम लगाएंगे, ये पैसा बजट में ले जा रहे हैं, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के तहत गुंजाइश नहीं थी कि वो मजीद अखराजात कर सकें। 2 दिन पहले ये बात हुई थी कि ये पैसा बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्तेमाल होगा। ले दोस्तों, पोल खोल दिया उन्होंने शहबाज शरीफ का कि कोई पैसा बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए नहीं जा रहा। हमारा वजीर आज़म झूठ बोल रहा है, हुकूमत का अपना बंदा कह रहा है कि ये झूठा है, फ्रॉड कर रहा है कौम के साथ, और ये कौम का लूटा हुआ पैसा किसी और खाते में डाल रहे हैं। कोई बलूचिस्तान में तरक्की करने ये नहीं जा रहा है। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।